दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन था द पेरीमीटर ऑफ अ rhombus इज 52 मीटर एंड इट्स शॉर्टेस्ट डायगोनल इज 10 मीटर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल इज। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 24 मीटर। कैसे होगा चलिए देखते हैं। जैसा कि जानते हैं rhombus एक ऐसा क्वाड्रेटल है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ये चारों साइड का जो सम है दैट इज़ 4a दैट इज़ 52 मीटर, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 13 मीटर। अब ये तो उसके दो डायगोनल हैं, डायगोनल 90 डिग्री बना रहे हैं, तो आप इस ट्रायंगल में आराम से देख सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। यहाँ पे लगाइए a स्क्वायर इज इक्वल टू p/2 का होल स्क्वायर प्लस q/2 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 4, q का वैल्यू है 10 तो 100/4। दोस्तों जब इसको p के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 100 मीटर रेस a रन एट 8 किलोमीटर पर आवर, इफ a गिव्स b a स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम 15 सेकंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ b? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5.76 किलोमीटर पर आवर। कैसे होगा चलिए देखते हैं। a यहाँ से शुरू किया, उसने 4 मीटर का हेड स्टार्ट दिया b को और ये टोटल हो गया 100 मीटर। b ने कितना रन किया 96 मीटर। a की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। आप कहीं भी पहले देखें तो पहले यूनिट्स को देख लें, यहाँ पे मिसमैच है तो पहले आप इसे चेंज कर लें मीटर पर सेकंड में। 8 मीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आएगा 20/9 मीटर पर सेकंड। आप ए का टाइम निकाल लें, ए का टाइम लग गया 100/20/9 जो कि होता है 45 सेकेंड्स। बी ने कितना टाइम लिया, बी ने 15 सेकंड ज़्यादा लिया ए से, तो बी का टाइम हो गया 45 + 15 इक्वल टू 60 सेकंड। तो दोस्तों बी का स्पीड क्या जाएगा 96 मीटर बाई 60 सेकंड, ये हो जाएगा 8/5 मीटर पर सेकंड। अब आप इसको जब मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आएगा 144/25 किलोमीटर पर आवर जो कि होता है 5.76 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है कि अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे? इसका मतलब ये है एक क्लॉक है, 8 बजे उसका टाइम सेट किया गया और 24 घंटे में उसने 10 मिनट गेन किया, तो अगले दिन के 1 बजे उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल क्लॉक में कितने बज रहे होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि 24 आवर 10 मिनट जो डिफेक्टिव क्लॉक है वो इक्विवेलेंट है 24 आवर ट्रू क्लॉक का। तो 24 आवर प्लस 10/60 आवर जो अपना क्लॉक है वो इक्विवेलेंट है 24 आवर ऑफ ट्रू क्लॉक। इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 145/6 आवर इक्विवेलेंट टू 24 आवर ऑफ ट्रू क्लॉक। दोस्तों अगले दिन के 1 बजे 8 बजे से लेकर कितने घंटे होते हैं 29 आवर्स। तो इसका लीनियर इक्वेशन लगा के कीजिए, 29 आवर ऑफ डिफेक्टिव क्लॉक इज इक्वल टू 24 × 6 × 29/145 ऑफ ट्रू क्लॉक। ये आता है दोस्तों 144/5 आवर जो कि आता है 28.8। अब 28.8 में आप निकाल लीजिए कितने मिनट्स हैं 28 आवर्स एंड 0.8 हम 100 डिवीज़न मान रहे हैं 60 मिनट्स के लिए, तो 80 मानेंगे 60/100 × 80 तो 48 मिनट, तो 28 आवर्स एंड 48 मिनट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 48 मिनट पास्ट 12 मिनट। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूड फ्रैक्शन 2 - 1/2 - 1/2 जो कंटिन्यू होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं y = इतना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = 2 - 1/y। तो दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा y² = 2y - 1 y² - 2y + 1 = 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y - 1 का होल स्क्वायर = 0, तो आंसर हो जाएगा y = 1। दोस्तों इसमें ये आंसर गलत है। दोस्तों क्वेश्चन है इफ़ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन 3⁴n - 4⁴n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 260 आर डिविजिबल बाय 5। तो
इसके लिए हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 4, 5 एंड 6 का, जो कि आएगा 60। तो 60 के मल्टीपल जो भी होंगे 200 एंड 600 के बीच में, वो इनसे डिविजल होंगे। तो 200 और 600 के बीच में 60 के मल्टीपल्स है 240, 300, 360, 420, 480 और 560। चूँकि बिटवीन पूछा है तो 200 और 600 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 6। फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन है, इफ़ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन 3 to the power 4 and minus 4 to the power 3n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर n का पावर हम 1 लेते हैं तो ये हो जाता है 3 to the power 4 minus 4 to the power 3, 81 minus 27, जो कि आपका आता है 70। आपका आंसर है 70। दोस्तों 7th क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 25, 256, 000 एंड द सम ऑफ द नंबर इज 1000। द नंबर्स आर, तो x और y दो नंबर मान लेते हैं। इसका आंसर होगा C, 628 एंड 372। कैसे होगा चलिए देखते हैं। दो नंबर मान लिए x एंड y, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256 000 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो इक्वेशन 1 को दोस्तों हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 256 000। x प्लस वाई का वैल्यू हमें पता है जो कि है 1000, x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 256। अब तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करें। इसे प्लस करें, 2x इज इक्वल टू 1256, x हो जाएगा 628, आंसर हो जाएगा C। दोस्तों 7th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ log √2, बेस √2 है और 32, तो इसका आंसर हो जाएगा C, 10। कैसे होगा चलिए देखते हैं। दोस्तों हमें लॉग का बेस चेंज फार्मूला पता है, log AB इज इक्वल टू log CB log CA। तो उसी तरह हम लिखते हैं log √2 32 ln मतलब log बेस E ln 32 एंड ln √2। अब इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं ln 2 to the power 4 ln 2 to the power 1/2, 4 ln 2 by 1/2, सॉरी। दोस्तों 7th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लॉग बेस है √2 32, तो इसमें हम बेस चेंज फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है लॉग, अगर बेस b है a निकालना है लॉग का, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग c, कोई दूसरा बेस का a, log C B। तो चलिए यूज़ करते हैं log √2 32, इसे हम लिख सकते हैं ln 32 ln √2। अब जो सिंपली से लिखते 2 to the power 5 ln 2 to the power 1/2, तो 5 ln 2 by 1/2 ln 2, ये कट गया तो ये हो गया 10, तो आंसर हो गया C। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर 40 मैन लूजेस 20%, हाउ मच शुड ही सेल फॉर 24 टू गेन 20% इन द ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 18। कैसे होगा चलिए देखते हैं। दिया हुआ है 45 लेमन्स को 40 में बेचा, तो पर लेमन का प्राइस कितना हो गया 40/45, जो कि होता है 0.88। अब हमें पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉसेस, 0.88 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 20%। ये सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा 1.1। अब उसे हाउ मच इज सेल फॉर ₹24 टू गेन 20%, अब से 20% कमाना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये कर सकते हैं 1.11 प्लस 20% हो जाएगा 1.332, मतलब उसे एक लेमन को इतने में बेचना पड़ेगा, तो 24 में कितने बेच सकेंगे 24/1.332, तो आता है 18, इसका आंसर हो जाएगा 18। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। 110 मीटर लंबा ट्रेन है, तो ट्रैवल कर रहा है 58 किलोमीटर पर आवर से, और द टाइम इन विच ही विल पास अ पासर बाय वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक आदमी है वो भी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा ट्रेन का
58 माइनस 4 जो कि होता है 54 किलोमीटर पर आवर। आप पहले से मीटर पर सेकेंड चेंज कर लें तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। उसे टाइम कितना चाहिए, सॉरी डिस्टेंस कितना है 110 मीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा 110/15 जो कि आपका आता है 22/3 दैट्स इक्विवेलेंट टू 71/3, तो आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। आप जैसा कि जानते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी वो होती है जो पार्लियामेंट के कामों को आसान बनाने के लिए बनाया जाता है। ये 4 कंडीशंस को फुलफ़िल करती है। फर्स्ट, ये अपॉइंटेड इलेक्टेड होती है हाउस के द्वारा या फिर स्पीकर या चेयरमैन। दूसरा होता है कि ये वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर चेयरमैन, ये स्पीकर और चेयरमैन के अंडर ही काम करती है। तीसरा है कि ये अपना रिपोर्ट जो है वो हाउस या फिर चेयरमैन को सबमिट करती है, ये कहीं और नहीं करती है। और चौथा, हैज अ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड इन बाय द लोकसभा और राज्यसभा। अगर ये 4 कंडीशन कोई भी कमेटी फुलफिल करे तो उसे पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। तो दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटी 2 तरह का होता है, एक स्टैंडिंग और एक एड हॉक। स्टैंडिंग होती है जो पीरियोडिकली फॉर्म होती है, मतलब इसे टाइम पे बनाया जाता है। एड हॉक वो होती है जो जब काम पड़ता है तो बनाते हैं और काम खत्म होने के बाद इसे ख़त्म कर देते हैं, ये टेम्परेरी होता है। तो स्टूडेंट्स स्टैंडिंग के अंदर ही एक कमेटी होती है, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, उसके अंदर आती है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इस कमेटी का क्या काम है? दिस कमेटी एग्जामिन्स एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स एंड बाय लॉज delegated by the parliament or conferred by the constitution to the executive are being properly exercised by it। मतलब समझ में आया दोस्तों? ये कमेटी का काम है, ये कमेटी एग्जामिन करती है और रिपोर्ट करती है हाउस को कि जो पावर टू मेक रूल्स, रेगुलेशन, सब रूल्स, बाय लॉज जो पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एग्जीक्यूटिव को मिला है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन बोथ द हाउसेज द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन 1953। स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। इस आर्टिकल, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधे आर्टिकल के बारे में पूछ दिया। तो दोस्तों सूट्स एंड प्रोसीडिंग इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट लेज्ड ऑन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे बी सूड और बी सूड बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में बी सूड और बाय सूड बाय द नेम ऑफ स्टेट, एग्जाम्पल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सो ऑन। ये दोस्तों ये ना आर्टिकल बोलता है कि यूनियन ऑफ इंडिया, जो यूनियन ऑफ इंडिया है और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटीज़ किसको बोलते हैं तो स्टूडेंट्स? जो जिसके हम लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, जो लीगल कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। मान लीजिए किसी राज्य सरकार के द्वारा धोखा हुआ है तो आप आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग आप स्टेट ऑफ झारखंड या जो भी स्टेट है या फिर यूनियन ऑफ इंडिया उसको सू कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन है जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर होगा द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आप जैसा कि हिस्ट्री में पढ़े होंगे अपना जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है द जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो ये एकदम स्ट्रेट कट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे नोट कीजिएगा
एक्चुअली ये 1971 महाराष्ट्र में हुआ था इंस्टीट्यूशन लोकयुक्त वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट इन महाराष्ट्र 1971, लेकिन उड़ीसा में इस एक्ट को 1970 में ही पास कर दिया गया था। तो अब ये ध्यान में रखिएगा। और लोकपाल और लोकायुक्त क्या है? ये एक्चुअली सिटीजन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम है, जिसमें सिटीजन अपनी कंप्लेन किसी ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स के खिलाफ कर सकते हैं। लोकपाल में मिनिस्टर्स के खिलाफ, और लोकायुक्त में हायर ऑफिशियल्स। स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट्स वाज हेल्ड बाय A.S. आनंद इन लेट 1990s? तो स्टूडेंट्स का आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आदर्श सेन आनंद was the 29th Chief Justice of India, serving from 10th October 1998 to 31st October 2001। ये डायरेक्ट पर्सनली न्यूज़ वाला क्वेश्चन था। आप इसे स्टूडेंट 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? स्टूडेंट्स का आंसर होगा सी, रूरल स्पोर्ट्स। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ। तो 11th शेड्यूल में क्या है, पहले हमें ये जानना होगा। तो 11th शेड्यूल पंचायत के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफाई करता है। इसमें 29 मैटर्स है, और इसे 1992 में अमेंडमेंट किया गया था, तो 73rd अमेंडमेंट। जिसमें 29 मैटर्स क्या क्या हैं? तो ये टोटल 29 मैटर्स हैं, जिसमें मैंने मार्क कर दिया है क्या क्या क्वेश्चन में दिए हुए थे। रूरल स्पोर्ट्स नहीं दिया हुआ है, तो रूरल स्पोर्ट्स आंसर हो गया। स्टूडेंट 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिमांड्स फॉर ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट इन परसुएंस टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? स्टूडेंट इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ द अबव। आर्टिकल 113 में कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट किया है एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपको तो पता है इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट के कितने फंड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कितने फंड होते हैं। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें लोकसभा की वोटिंग रिक्वायर्ड होती है। तो जनरली 1 डिमांड ऑफ ग्रांट प्रेजेंट किया जाता है ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, लेकिन इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट 8th क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा 1953। तो इसे क्यों बनाया गया था? It was formed after the Indian government realized that the community development program, which was formed in 1952, cannot be implemented all over India due to shortage of fund. इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का फॉर्मेशन किया, और इसका फॉर्मुलेशन हुआ था अप्रैल 1953 और इम्प्लीमेंटेशन हुआ था अक्टूबर 2, 1953। और दोस्तों फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 1957 में एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई जो एग्जामिन करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का। तो यही कमेटी पंचायती राज सिस्टम का फॉर्मेशन में निर्माण हुआ। स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन? तो स्टूडेंट्स का आंसर होगा डी, इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है स्टेट में भी अपर हाउस और लोअर हाउस का। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है लोअर हाउस, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है अपर हाउस, जिसे विधान परिषद भी बोला जाता है। ये हमारे पास 6 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इसमें से अकॉर्डिंग टू इनके इलेक्शन के रूल्स 1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट ऑफ 3 year स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट, 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ 3 year स्टैंडिंग इन स्टेट, 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ असेंबली। और जो रिमाइंडर जो बाकी लोग बच जाते हैं
तो उन्हें गवर्नर नॉमिनेट करता है, जिनके पास स्पेशल पावर है, स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विसेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट चूज़ नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन है, द स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेट्स टू। इसका आंसर है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, सी। ये सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सक्यूट करने के लिए किया गया है। इसके अंडर क्या है, अंडर दिस स्कीम द स्प्लिट सिस्टम द सेक्रेटरीट शुड बी कंसर्न ओनली विद पॉलिसी मेकिंग एंड हेंस नॉट इंडल्ज इटसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एग्जीक्यूशन। तो पावर को सेपरेट करने के लिए ये स्प्लिट सिस्टम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स सी, 2 और 3। जैसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से बनाना चाहिए। तो जैसे पहला स्टेटमेंट, द फाइनेंस कमीशन इज ए स्टैचुरी बॉडी। हमें पता है ये स्टैचुरी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होते हैं जिसे किसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र किया हुआ है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 280 में बनता है। तो 1 और 2 सही है, सॉरी 1 गलत है, 2 सही है। तो जिसमें 1 है वो गलत हो गया, उसे एलिमिनेट कर दें। और जिसमें 2 है वो सही हुआ, तो सी, डी भी एलिमिनेट हो गया। अब सी या डी में से कुछ होगा। तो हमें ये भी पता है कि द रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। तो ये सही है, तो ये आंसर सही होगा, ये गलत हो गया।